स्टूडेंट क्लास 9 के लिए आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। आपके जो केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं एटम के बारे में आप सभी जो है थोड़ा बहुत जो है पहले से जो है जान रहे हैं, और डेफिनेशन आपको बताया गया हो कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। ठीक है, या फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होता है। ठीक है, एलिमेंट पे आपको बहुत सारे एलिमेंट है जिससे आप अब तक जो है परिचित होंगे, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, गोल्ड है, कॉपर है। तो इसका जो है जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको अभी तक जो है बताया गया आपको कि एटम होता है। लेकिन फर्दर अब जो है एटम का भी जो है अब हम लोग जो है सब एटॉमिक पार्टिकल देखेंगे, मतलब कि उसका भी हम लोग ब्रेकेज देखेंगे। आपको पता होगा कि एटम को भी जो है ब्रेक करने पे हमें कुछ और जो है पार्टिकल मिलता है, और उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है जैसे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह से जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी जो है हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एटम का जो डेफिनेशन है जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता है वैसे वैसे बदलते जाता है। ठीक है, अलग अलग थ्योरी से जो है, जैसे आपका जो है डाल्टन से शुरू होता है। डाल्टन के बारे में आप जानते होंगे, सुने होंगे। तो डाल्टन का जो एटम के बारे में जो पोस्टुलेट्स हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट्स है उससे शुरू हम करते हैं। फर्दर जो है इसमें नए नए जो है साइंटिफिक जो है जो एक्सपेरिमेंटल पोस्टुलेट्स आता है, जो कॉन्सेप्ट्स आता है, उसको हम लोग जो है पढ़ते हैं। ठीक है, और अभी जो आपको ये एटम काफ़ी सिंपल लगता है, वो बाद में जाते जाते जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते जाता है। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा तो सारी चीज़ें जो है बताई जाएगी। ऐसा नहीं कि क्लास 9th में ही सारा चीज़ आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए एटम के बारे में क्या होता है, आप हमारे इंडियन भी जो है इसमें जैसे आपको बताएं कि डाल्टन का जो है, इसमें डाल्टन के बारे में बताएं कि डाल्टन का जो है इसमें बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है एटम्स के बारे में। इसमें कनाद का नाम आप सुने होंगे। ठीक है, महर्षि कनाद। महर्षि का मतलब ही है कि ये जो है हमारे जो है इंडिया से है। तो महर्षि कनाद जो है इनका भी जो है एटम के बारे में कुछ तर्क था। ये काफ़ी पहले की बात है। ठीक है, तो उस समय जो है एक कनाद जो है वो जो सजेस्ट किए थे परमाणु। ठीक है, एटम जैसा कोई जो है टर्मोलॉजी यूज नहीं किए थे। ये बताए थे कि पदार्थ जो होता है, जो मैटर होता है, ठीक है, उसको हम जब तोड़ेंगे, ठीक है, तोड़ते जाएंगे किसी भी मैटर को तोड़ते जाएंगे तो जो सबसे छोटा जो कण मिलेगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, उसको हम परमाणु कहेंगे। लेकिन ये डाल्टन जो है, डाल्टन से मिलता जुलता ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ कि इसमें कोई भी जो है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स नहीं था। महर्षि कनाद जो सजेस्ट किए कि आप किसी भी मैटर को ब्रेक करते जाएंगे तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मिलेगा उसको हम परमाणु कह देंगे। डाल्टन का भी यही कहना है। डाल्टन का भी जो पोस्टुलेट्स आपको हम बताएंगे उसमें भी यही, डाल्टन भी यही कहा है। लेकिन डाल्टन का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना सक्सेसफुल है, और हमारा जो महर्षि कनाद का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तो कि ये उतना ब्रीफली जो है एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, तो ये उतना जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसको जो है वर्ल्ड वाइड जो है, मतलब विश्व भर में जो है इसको ख्याति प्राप्त नहीं हुआ। कारण सबसे बड़ा यही था कि ये जो है एक्सपेरिमेंटल जो है एक जो फैक्ट होता है उस पर आधारित नहीं था। ये उन्होंने मान के चले कि स्पिरिचुअल जो होता है, आध्यात्मिक पहलू से उन्होंने जो है इसको जो है बताया था दुनिया को। तो अनसक्सेसफुल रहा महर्षि कनाद का कॉन्सेप्ट। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन जो है बहुत छोटा मान के चलते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें जो एक टर्म पढ़ेंगे, सबसे पहला जो टर्म है वो हम सीखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब ही है कि इसमें जो है दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, 2 और मोर देन 2 एटम्स जो है वो कंबाइन करेंगे
और कंबाइन करके जो है कुछ नया टर्म लाएंगे, जैसे कि कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता है, आपको पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके बनाता है वाटर, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वाटर बनता है, तो क्या यहाँ वेट में भी कुछ चेंज होता है? जैसे हाइड्रोजन का कुछ वेट है, ऑक्सीजन का कुछ वेट है, कुछ भी मान लीजिए, और फिर बना वाटर। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इसमें क्या जो मास है, ठीक है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है, जो आपका रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में जा रहा है, इसके मास में और या वाटर के मास में, ठीक है, क्या कोई चेंज होता है? तो इसलिए जो है यहाँ से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है उसमें हम लोग दो जो है कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे केमिकल कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो मास जो होता है वो कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब है कि इसमें जो है डिप्लीशन नहीं होता है, मतलब कि जो मास है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, कंजर्व रहता है, मतलब कि ना उसमें 1 ग्राम बढ़ेगा ना उससे 1 ग्राम कम होगा। बात को समझ लीजिएगा। केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में आपको पता है 2 हो सकता है इसमें रिएक्टेंट, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बहुत सारे, जैसे कि ऊपर के केस में हमने 2 दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया। तो दोनों का जो अलग अलग मास होगा, जैसे सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन का 10 ग्राम, ऑक्सीजन का भी सपोज कीजिए कि कुछ ऐसे ही 10 ग्राम, तो 10 ग्राम और 10 ग्राम यानी कितना हुआ, 20 ग्राम। तो वाटर जो मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो 20 ग्राम ही मिलेगा, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को हम एक और अगला जो है जो केमिकल कॉम्बिनेशन का ला है उससे भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, ये दोनों को जब आप एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा जो है समझ में आएगा। इसमें क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। इन दोनों को समझाकर और दोनों से आपको हम जो है ना कुछ न्यूमेरिकल बनेगा और उसको सिखाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा और केमिकल जो है कॉम्बिनेशन जो है आप बढ़िया से समझ लेंगे। पहले देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज जो है पढ़ेंगे हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए, टर्म से अगर दिक्कत हो, कंजर्वेशन ऑफ मास तो हम समझा दिए थे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, 2 टर्म है। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है, और प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन आप पढ़े होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ में पढ़े होंगे, ठीक है। तो वही प्रोपोर्शन है ये, ठीक है, ये कोई अलग नहीं है। मैथ वाला जो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताया गया होगा वही है। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इस क्या कहता है, इट स्टेट दैट mass can neither be created nor be destroyed.
destroyed during a chemical रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, मास जो होता है, ठीक है, मास ना तो बनता है और ना ही जो है वो ये डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, कंजर्व रहता है। मास कंजर्वेशन के लिए जो है हमें पढ़ रहे हैं। तो अब मास जब कंजर्व रहता है, ठीक है, इसका मतलब कि डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन का डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जो है उसको आप ना तो बना सकते हैं ना ही उसको आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरे शब्द में आप यही नहीं सो कहेंगे कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मास के जगह पे हम मैटर भी कर सकते हैं। तो ये जो आप जो देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में जो मास है वो कंजर्व रह रहा है, ठीक है। तो इस पे जुड़ा हुआ कुछ और जो है फैक्ट्स हम देखेंगे इसमें, कुछ न्यूमेरिकल भी जो है आपको बताएंगे। देखिए अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग जो है अभी बताए थे आपको, इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, बताए थे। अब यहाँ पे एक जो है न्यूमेरिकल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नोटेड है, इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन है 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स किया किसके साथ, 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है। आप यहाँ पे पहले जो है इसका जो फॉर्मूला है लिखते जाइए धीरे धीरे ताकि ये समझ में आए। सॉल्यूशन इसका देखें, यहाँ पे क्या कहता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो है रिएक्ट किया है किसके साथ किया है, प्लस लिख देंगे, ठीक है। एक कैसे लिखा जाता है इसका ब्रीफ आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी जो है हम लोग यहाँ पे इसी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा सोडियम कार्बोनेट का, ये भी हम आपको बताएंगे। बोरबरी स्कीम के तहत बनता है, ठीक है। बोरबरी स्कीम का एक वीडियो भी जो है हम इसमें अपलोड कर चुके हैं पहले भी। तो अभी आप जो है ना इसको जो है वर्ड में ही हम लिखेंगे, ठीक है। आप केमिकल फॉर्म में नहीं लिखे, फार्मूला फॉर्म में नहीं लिखेंगे ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, सिखाने के बाद लिखेंगे। और अभी ज़रूरत भी नहीं है। सोडियम कार्बोनेट प्लस रिएक्ट किया किसी का, इथेनोइक एसिड के साथ। आप ऐसे लिखिए वर्ड में, इथेनोइक एसिड के साथ, ठीक है। दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, क्या मिला है, प्रोडक्ट लिखने के लिए ऐसे एक एरो बना दीजिएगा और उसके बाद में लिखिएगा, ठीक है, क्या क्या मिला आपको। इन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्शन में भाग लिया, अब मिला क्या भाई, तो मिला क्या, प्रोडक्ट्स वेयर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट, ठीक है। मिला क्या, सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या मिला, वाटर, ठीक है, ये चीज़ मिला है। अब आप देखिए सोडियम कार्बोनेट कितना मिला है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का जो वेट है कितना है, सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम, ठीक है, 5.3 ग्राम। ये रिएक्शन में भाग लिया था। रिएक्शन में भाग लेने वाले जो भी सब्सटेंसेज होंगे, जो भी कंपाउंड होंगे, उसको आप रिएक्टेंट कहिएगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। और जो मिलेगा आपको आफ्टर रिएक्शन उसको आप बोल देंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट राइट साइड, ऐसे लिखिएगा, बीच में एक एरो होगा। जब हम लोग केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे ना, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल फार्मूला, वहाँ पे ज़्यादा डीपली आपको बताया जाएगा। हाँ, तो 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, उसके बाद 6 ग्राम इथेनोइक एसिड, 6 ग्राम इथेनोइक एसिड, यानी कि यहाँ पे 6 ग्राम। सोडियम
कार्बोनेट आपको, हाँ 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला है भाई 2.2 ग्राम, 0.9 ग्राम वाटर, 0.9 ग्राम, ये हो गया। और 0.10 ग्राम और क्या मिला है, सोडियम इथेनोएट 8.2 ग्राम, 8.2 ग्राम, ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आपके पास रिएक्टेंट में क्या है, ये दोनों को आप निकाल लीजिए, ठीक है, सम कर लीजिए रिएक्टेंट को, ठीक है। आप क्या करिए, हेयर मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट में क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड दोनों का वेट जोड़ेंगे आप, 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम, ठीक है, क्या होगा 11.3 ग्राम। एडिशन में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए अगर 5.3 है यानी कि डेसिमल के बाद एक नंबर है, डिजिट है ना, 3, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब क्या है, 0.0 तो है ना, ठीक है, ये डेसिमल का सम है, मेरे ख्याल से ये आना चाहिए सभी लोगों को। तो अब 11.3 ग्राम हो गया, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में है आपके पास 8.2 ग्राम सोडियम इथेनोएट 8.2 ग्राम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम क्या है, वाटर, है ना। चलिए इसको भी अब हम लोग ऐड करेंगे, ऐड कीजिएगा, 2 2 4 9 13 डेसिमल के बाद आया, एक बचा हुआ है ना, 8 2 10 और 1 11, ठीक है। तो अब आप देखिए ये वैल्यू को और ये वैल्यू को, अब आप बताइए कि मास कंजर्व रहा या नहीं रहा। जो फॉर्मूला था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो आपको डिफिनेशन बताया गया था, ये बताया गया था ना कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखें इसको समझने के लिए, और फिर जो है आपको देखिए यहाँ पे कि रिएक्टेंट्स का जो मास था, भले देखिए इसमें क्या है कि रिएक्शन में भाग लिया था दो कंपाउंड, ठीक है ना, प्रोडक्ट आपको कितना मिला था, 3, 1 2 3, लेकिन 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, एक ही मिले, उससे आपको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। केमिकल रिएक्शन जो है तभी जो है सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, वैलिड होगा, जब ये वो रिएक्शन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है वो फॉलो करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। जब तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो केमिकल रिएक्शन जो है वो वैलिड ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख लिए कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट जो है इक्वल है, इसका मतलब यही है कि हाँ ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो हम लोग अभी जो है क्या सीखे हैं इसमें, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो है हम लोग सीख रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसका हम लोग पढ़े हैं पहला जो लॉ है वो, ठीक है। इसमें बताया था आपको 2 लॉ है, दूसरा लॉ भी यहाँ लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इस एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन आप अपने जो बुक होगा उससे कर सकते हैं, ठीक है। और आप क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन भी अराइज हो तो खुद से भी करें। हम लोग दूसरा देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम लोग देखते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है।
देखिए आपको इनिशियली हम बताए थे कि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो जो उसमें रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है, और रिएक्टेंट जो है उसमें होता क्या है कि एक फिक्स जो है रेशियो में एक दूसरे से जो है वो जुड़ते हैं, ठीक है, और तभी जो है वो आपको जो है क्या बोलते हैं कि केमिकल सब्सटेंस जो है वो प्योर फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। और किसी भी केमिकल कंपाउंड का, ठीक है, कोई भी हो, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, आपको एग्जांपल देखिए, जैसे वाटर से शुरू करते हैं, सबसे छोटा कंपाउंड है और सबसे अवेलेबल है, सबने देखा है, जैसे वाटर फॉर्मूला आपको पता है H2O होता है, ठीक है। अब H2O से हम ज़्यादा यहाँ पे हम नहीं देखेंगे कि H2O कैसे होता है, वो हम लोग केमिकल जब फार्मूला बनाएंगे वहाँ देखेंगे। इतना तो आपको पता है जब आप साइंस पढ़ रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलके वाटर बना है। देखिए अब वाटर जो है प्योर, हम इसलिए समझा रहे हैं कि अभी आप एक टर्म यूज किए थे प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस का मतलब है प्योर वाटर यहाँ पे। तो प्योर वाटर का मतलब क्या है, जो लेबोरेटरी का वाटर होता है उसको आप प्योर वाटर मानेंगे, ठीक है। वाटर तो आपके कल से, नल से, नदी से, हर जगह से आ सकता है, लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज होता है, ठीक है, उसमें अशुद्धियाँ होती है। तो वहाँ पे हो सकता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावे कुछ और उसमें एलिमेंट्स पाया जाए, हो सकता है, जैसे कहीं आर्सेनिक होता है, कहीं के पानी में मरकरी होता है, आयरन ज़्यादा होता है, तो मतलब उसमें कुछ और तत्व जो है, मिनरल्स जो है उसमें हो सकते हैं। जो प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर जो लेबोरेटरी में बनता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का जो एक जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक हमेशा जो है एक फिक्स रेशियो में ही होगा, ठीक है, एक सर्टेन जो है फिक्स रेशियो में ही होगा, और उस रेशियो से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चेंज करेंगे, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है वो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा। अब इसको आप डेफिनेशन से समझिए। अभी आपको हम बताएं कि प्योर वाटर क्या है, अब आप इसका डेफिनेशन देखिए। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है क्या कहता है आखिर, ठीक है, ये कहता है इन अ प्योर केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, इन ए प्योर केमिकल सब्सटेंस द elements are always combined, या फिर always present in definite proportion by mass। देखिए इसको समझते हैं डेफिनेशन को। प्योर केमिकल सब्सटेंस की ये बात करता है, जब भी करता है तो प्योर का मतलब वही जो लेबोरेटरी में हो, ठीक है। और आपको जो डे टू डे लाइफ का जो केमिकल कंपाउंड है, हो सकता है केमिकल सब्सटेंस है, वो हो सकता है कि वो इम्प्योर हो, ठीक है, इम्प्योर फॉर्म में हो। तो प्योर केमिकल सब्सटेंस की बातें हम जब करेंगे, ठीक है, तो उसमें एलिमेंट्स जो होगा वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में शामिल होगा, एक हमेशा जो है एक फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड जो है अनुपात में एक दूसरे से कंबाइन करेगा। अब इसमें जैसे कि प्योर वाटर की बात हम कर रहे थे, ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है,
ठीक है। प्योर वाटर में इन प्योर वाटर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, ठीक है, रेशियो ऑफ, एक मिनट, रेशियो ऑफ मास ऑफ द हाइड्रोजन करिएगा, ठीक है, ये गलत हो गया, रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू, इसको नीचे लिख देता है, छोड़िए, इन प्योर वाटर, ठीक है, H2O, इन प्योर वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज 1:8। अब देखिए, अब आप पूछेंगे कि आखिर ये रेशियो कैसे आया, ठीक है, जाहिर सी बात है, एज ए स्टूडेंट आपके मन में पहला क्वेश्चन आएगा कि आखिर 1:8 में जो है कैसे कंबाइन होता है। तो आप इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों का जो मास देखेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास जो होता है वो होता है 2, ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 2, मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन 16, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, इसका 1 होता है। हाइड्रोजन तो स्टार्ट ही होता है सबसे, यहीं से पीरियोडिक टेबल। हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके पास जो है पीरियोडिक टेबल जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो आप बाज़ार से जो है पीरियोडिक टेबल एक रखें। पीरियोडिक टेबल जो है रखने से क्या होगा कि आपको जो है कुछ ना कुछ जो है उसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी। जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो सर्टेन जो है आपको जो है उसमें कुछ फैक्ट जो है देखना ही होगा, तो आप उसको रख लें सामने में, तो स्टडी टेबल के सामने रहने से जो है आपको ईजी होगा। तो मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है 2 है और ऑक्सीजन जो है क्या है 16 है। दोनों का जो रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ मास, तो रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या होगा, रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना, कैंसिल करेंगे इसको, है ना, 1:8 आया ना, ठीक है। तो ये 1:8 वहीं से आया है। अब किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसको हम समझेंगे कि 1:8 का मतलब क्या है। यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। जब भी करेगा तो होल में ही करेगा, ठीक है, पूर्ण में ही। ऐसा नहीं कि इसमें जो है कुछ कम ले लीजिए, 7.5 कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। सिंपलेस्ट फिक्स्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और वाटर बनाएगा। तो वाटर कितना बनेगा, उसका वेट क्या होगा। अब यहाँ पे मास लगा दीजिए, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का तो नियम ये हो गया कि 1:8 में कॉम्बिनेशन होगा। और कंजर्वेशन ऑफ मास लगाइए, तो हमने बताया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, तो 1 + 8 क्या, 9 ग्राम वाटर बनेगा। यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसकी वैलिडिटी जो है इसी दोनों फैक्ट से, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो दोनों लॉ है, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दोनों का जो फैक्ट है, दोनों का जो रूल है, दोनों उस पर लागू होगा और एट ए टाइम लागू होगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग न्यूमेरिकल में अलग अलग, नहीं, दो एक कुछ भी केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो दोनों जो फैक्ट्स हैं, दोनों जो लॉज हैं वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, आप दोनों को चेक कर सकते हैं, दोनों लॉ को चेक कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। हाँ, इसमें एक ही और देख लीजिए। ऐसे अभी रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर हम बताए हैं। इसी तरह से जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो बाई मास होता है वो 3:8 होता है। ठीक है, 3:, कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, कहाँ है क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इसमें नोटेड है। ठीक है, वेन NCERT प्रॉब्लम है। ठीक है, NCERT बुक में आपको मिल जाएगा। वेन 3.00 ग्राम, ठीक है, माने 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कहता है 3 ग्राम, सॉल्यूशन देखिए, 3 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन बर्न किया किसमें, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑक्सीजन। देखिए कह रहा है कि 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, मिलके और बनाया है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 3 ग्राम कार्बन, कार्बन हम 3 ही ग्राम रखेंगे, लेकिन ऑक्सीजन हम बढ़ा के कितना कर देंगे, 50 ग्राम। ठीक है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, थोड़ा सा सोचिए क्वेश्चन पे कि ऑक्सीजन जो पहले क्या था कि 3:8 में है ना, 3 कार्बन और 8 ऑक्सीजन और 11 जो है यहाँ पे आपका जो है प्रोडक्ट मिला। ठीक है, 3:8 में मिला। अब इसमें कुछ अलग ही कह रहा है। अलग क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन, हम कार्बन उतना ही रखेंगे। ठीक है, कार्बन उतना ही रखेंगे। देखिए फर्स्ट केस कहा था, फर्स्ट केस ये है, और सेकंड केस में क्या कहना चाहता है, एक मिनट, फर्स्ट केस ये है 3 ग्राम कार्बन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 11 ग्राम प्रोडक्ट। सेकंड केस में क्या कर रहा है कि हम कार्बन वही रखेंगे, ऑक्सीजन 50 ग्राम कर देंगे, तो क्या 53 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखिए आपको हमने 2 लॉ बताया है यहाँ पे। पहला लॉ बताया कि केमिकल रिएक्शन तब भी होता है संभव जब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करे, और साथ ही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, जो कि सिमिलर एलिमेंट है। ठीक है, आपको हम क्या बताए थे कि प्योर केमिकल सब्सटेंस, इन ए प्योर केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, तो कंपाउंड जो है वहाँ भी सेम है, फर्स्ट केस में भी कार्बन डाइऑक्साइड है, सेकंड में भी है। तो इसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में हो, 3:8 में हो, और एक बार 3:50 में हो, क्या संभव है? तब तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही जो है वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर कंपाउंड में जब एलिमेंट्स अलग अलग रेशियो में, अलग अलग प्रोपोर्शन में पाया जाएगा, तो फिर कैसे हम कहेंगे कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को गवर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा, अब समस्या का समाधान क्या होगा, तो देखिए सेकंड केस में क्या होगा कि 3 ग्राम कार्बन जो है 8 ग्राम जो है ऑक्सीजन, इससे तो कॉम्बिनेशन करेगा। ठीक है, 50 ग्राम में से
8 ग्राम जो ऑक्सीजन है उससे तो कंबाइन करेगा और कंबाइन करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। रेस्ट ऑफ जो ऑक्सीजन है 50 ग्राम है ना यहाँ पे सेकंड केस में, तो जो 42 ग्राम बच गया ऑक्सीजन वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में भाग ही नहीं लेगा। बात समझिए, कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो 3:8 में कंबाइन किया, एक क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। 3:8 में कंबाइन करके और 11 ग्राम क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब सेकेंड केस में वही क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ग्राम कार्बन को हम 50 ग्राम ऑक्सीजन में जब डालेंगे, ठीक है, तो कितना बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम 3 + 50 करके 53 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कर देंगे, जी नहीं। फर्स्ट केस पे हम जाएंगे। फर्स्ट केस में आप रेशियो निकल जाएगा आपको कि जब कंपाउंड सेम है तो यहाँ 3:8 रेशियो में भाग लिया है ये, मतलब कि 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। तो जब 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो ये रेशियो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अब जब भी केमिकल रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, चाहे कार्बन को आप बढ़ा लीजिए घटा लीजिए, रेशियो जो होना चाहिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का वो 3:8 ही होना चाहिए, ठीक है। 3:8 का मतलब ऐसा हो सकता है कि 6 ग्राम कार्बन हो दोगुना, तो ये भी दोगुना यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन हो। इसको आप 10 गुना कर दीजिए। 10 गुना का मतलब क्या होगा कि 30 ग्राम कार्बन और इसके 10 गुना से यानी कितना, 80 ग्राम से मिलेगा, ठीक है। और तब मास जो है वो बढ़ते जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए वो हमेशा जो है हर एक केस में जो है सेम होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन यही होगा कि 3 ग्राम जो कार्बन है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, ठीक है, लेकिन 42 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप लिखेंगे हियर in carbon dioxide carbon and oxygen combined, ठीक है, combined in fixed ratio of 3:8, ठीक है, 3:8 बाय मास हो गया। सो 3:8 बाय मास। So in second case अगेन दोबारा हो रहा है ना, 3 ग्राम कार्बन completely reacts with 8 ग्राम of oxygen to produce 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या होगा हाँ 50 ग्राम ऑक्सीजन था ना, 8 ग्राम तो कंबाइन कर गया, ठीक है। तो 50 माइनस क्या होगा 8 यानी कितना होगा 42 है ना। 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन will remain unreacted, unreacted, ठीक है।
ये अनरिजेक्टेड रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से और भी न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग इसमें देख सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और आपको बता देते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है आपका बिल्कुल जो है क्लियर हो जाए और ये जो टर्म है ख़त्म हो जाए। आपका क्या है, क्वेश्चन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combined in the ratio 1:8 by mass to form वाटर। ठीक है, न्यूमेरिकल देखिए कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से पढ़िएगा, जितना लेजी होकर पढ़िएगा उतना क्विक आप रिएक्शन उसमें आंसर जो है ला सकते हैं। क्वेश्चन लेजी होकर पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन जो है ना बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ना चाहिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो। ठीक है, क्वेश्चन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये फैक्ट है क्वेश्चन को आप लेजी होकर पढ़िए। लेजी का मतलब है कि सो के नहीं पढ़िए, स्लो पढ़िए। ठीक है, स्लो पढ़ने से ही जो है ना वो आपके माइंड में जो है प्रॉपर जाएगा, तभी उसका जो है सॉल्यूशन क्या करना है हमको आगे, ठीक है, वो आप निकाल पाइएगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। आगे कहता है क्वेश्चन व्हाट मास, एनसीईआरटी क्वेश्चन है सारा, आपको मिल जाएगा। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस would be required to react completely with 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। ठीक है, अब इतना से आपको क्या मिला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ है और मिला क्या है, वाटर। ठीक है, आपको बताया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशियो है वो कितना का है, कॉम्बिनेशन का 1:8 है। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जो है कंबाइन हो रहा है। ठीक है, आपको कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड। अब कितना ऑक्सीजन आपको चाहिए ताकि वो कंप्लीटली रिएक्शन हो जाए 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, पहले तो आपको क्या दे दिया, गिवन में क्या दे दिया कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का रेशियो है, ठीक है, आपका क्या कह रहा है कि कंबाइनिंग रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, इन वाटर 1:8। कंबाइनिंग रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, वाटर के लिए दिया हुआ क्वेश्चन, ये 1:8 है, दिया हुआ है, यानी कि 1 पार्ट जो है हाइड्रोजन का 8 पार्ट के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के। अब कह रहा है इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब यही ना हुआ, इट मीन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन combines with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये मिलना, इसका मतलब निकला। तो अब कह रहा है कि 3 ग्राम जो हाइड्रोजन गैस है किसके साथ कंबाइन करेगा, तो आप यूनिटरी मेथड लगा दीजिएगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन करता है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 3 ग्राम कितने के साथ करेगा, देयरफॉर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ क्या होगा, 3 ×
8 होगा ना, ऑफ ऑक्सीजन, यानी क्या होगा 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यूनिटरी मैटर लग गया, ठीक है। तो इसमें आप किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आगे हम लोग अब डाल्टन्स जो है ना पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट लेसन में, ठीक है।